मतलब साफ है कि यूरोप में एक नई जंग भड़क सकती है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने पर वो वहां अपने मिलिट्री बेस बनाएगा ही, और रूस तो पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने परमाणु हथियारों की तैनाती से भी नहीं चूकेगा। यानी यूरोप में परमाणु जंग का खतरा मुंह बाए खड़ा है। ये बयान रूस की अब तक की ली गई लाइन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बीते करीब 3 महीनों से वो स्वीडन और फिनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा था और बार बार दोनों देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर भी दिखा रहा था। वहीं यूक्रेन युद्ध के बहाने चीन ने एक नई चाल चली और पश्चिम एशिया के देशों के नजदीक जाना शुरू कर दिया। यूक्रेन जंग के बाद दुनिया 2 टुकड़ों में बढ़ गई, या यूं कहें कि 2 महाशक्तियों ने उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। और इसी दौरान चीन चुपके चुपके इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई का फायदा उठाने में जुट गया। उसने पश्चिम एशिया के नजदीक जाना शुरू कर दिया, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है सऊदी अरब, जो 24 फरवरी से पहले चीन से दूर और अमेरिका के नजदीक था, लेकिन जंग के बाद बाजी ही पलट गई। जो सऊदी अरब चीन को अपना दुश्मन और अमेरिका को अपना दोस्त कहता था, उसी ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। दावा तो ये तक किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बाइडेन का फोन तक नहीं उठा रहे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था जिसमें उसने उनसे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि रूस पर प्रतिबंध के बाद तेल की कमी को खाड़ी देश पूरा करें। लेकिन सऊदी अरब समेत कई देशों ने अमेरिका को सीधा ना बोल दिया। माना जा रहा है कि चीन ने इन्हीं दूरियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन देशों के नजदीक जाने की कोशिश की जो कभी अमेरिका के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। पश्चिम एशिया के देशों और चीन के बीच इस अनकही दोस्ती की एक झलक 26 फरवरी को यूएनएससी में हुई वोटिंग के दौरान भी दिखी थी। उस दिन यूएन सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया था और कहा गया था कि रूस यूक्रेन पर हमले तुरंत रोक दे, लेकिन चीन और यूएई दोनों इस वोटिंग से दूर रहे। मतलब दोनों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं डाला और रूस का साथ दिया। चीन और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने आ चुकी है। ये भी साबित हो चुका है कि चीन और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि चीन अमेरिका के साथ इस दुश्मनी को एक नए पड़ाव पर ले जाने के चक्कर में है, जिसके लिए वो उन देशों के करीब जा रहा है जो यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दूर हुए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिम एशिया के देशों को ऐसा लगना शुरू हो गया है कि ये इलाका अमेरिका की प्राथमिकता नहीं रहा और इसीलिए वो भी चीन और रूस की तरफ झुके। चीन के लिए तो इन देशों ने कई ऐसे काम भी कर डाले जिन्होंने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिनमें एक था यूएई का अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के फैसले को होल्ड करना। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सौदे के लिए शर्त रखी थी कि यूएई चीन की कंपनी को अपने दूरसंचार नेटवर्क से हटाए, लेकिन यूएई ने यह शर्त नहीं मानी। इसे चीन की मजबूत रणनीति कह सकते हैं कि उसने सऊदी अरब और ईरान दोनों देशों से अपने आर्थिक रिश्ते मजबूत किए हैं, जबकि इन दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चीन और रूस ने मिलकर अपनी एक अलग जगह बना ली है। एक और ये दोनों देश खुलकर ईरान, सीरिया और इराक का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूएई से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। बैन की आड़ में ब्रिटेन का रूस से चोरी छिपे तेल खरीदने का खेल पकड़ा गया। ब्रिटेन उन देशों में शामिल है जो रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तेल ने ब्रिटेन को मजबूर कर दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के तेल के कई टैंक टेम्स नदी के किनारे पकड़े गए। कहा जा रहा है कि इन टैंकों में हजारों लीटर तेल था। मतलब ये कि एक और ब्रिटेन शोर मचा रहा है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो वहीं दूसरी ओर वो चोरी छिपे रूस से तेल मंगवा रहा है और अपना तेल का काम चला रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि टेम्स नदी के किनारे सुबह सुबह हजारों लीटर तेल पकड़ा गया। इस मामले में वहां की पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र 27 से 72 साल के बीच बताई गई। इन लोगों में कुछ तेल के साथ गिरफ्तार हुए, कुछ बाद में। कहा जा रहा है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी बाद में हुई, उन्होंने रूस से तेल मंगवाने की प्लानिंग की थी। ब्रिटेन रूस से तेल खरीदने के खिलाफ तो है, लेकिन जरूरत की वजह से वो वहां से तेल खरीद रहा है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जब उसने वहां से चोरी छिपे तरीके से तेल मंगाया। इस बीच जंग की वजह से दुनिया पर मंडरा रहे तेल और गैस के संकट का तोड़ तलाशा जा रहा है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने तेल और गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उन देशों को ब्लैकमेल कर रहा है जो उसके भरोसे हैं। कुछ दिन पहले जर्मनी के वाइस चांसलर ने खुलकर इस बारे में बात की थी और कहा था कि रूस अब ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो चुका है, क्योंकि वो जिन देशों को तेल और गैस सप्लाई करता है वो यूरोप के हैं, जिनमें ज्यादातर नेटो के सदस्य हैं। जर्मनी के वाइस चांसलर ने बिना घुमाए फिराए ये बयान दिया था कि रूस अपने तेल और गैस को अपना हथियार बना रहा है।
रूस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका जवाब पुतिन ने अपने अंदाज में दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना रूस के तेल और गैस के यूरोप के देशों की गाड़ी नहीं खिसकेगी। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और उन देशों से कहा कि अगर वो रूस के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें रूस की करेंसी रूबल में व्यापार करना होगा और रूस के सरकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। मतलब पुतिन ने ऐसी चाल चली जिसका पश्चिमी देशों के पास जवाब ही नहीं था। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के ये देश इस ब्लैकमेलिंग का तोड़ ढूंढ रहे हैं, जिसके जरिए वो रूस को जवाब दे पाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका अब क्लीन एनर्जी के उत्पादन के बारे में सोच रहा है। मतलब ये कि अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से एनर्जी बनाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि रूस के तेल और गैस का जवाब क्लीन एनर्जी ही हो सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी और हवा से पैदा होती है। हालांकि अमेरिका के लिए काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति से मिलने वाली ऊर्जा को बनाना और फिर उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने में लंबा समय लगता है। इसे सोलर हीटर के काम करने के तरीके से समझा जा सकता है। जो धूप होती है तो चलता है और नहीं होती है तो नहीं चलता। मतलब तेल और गैस का तोड़ कही जाने वाली क्लीन एनर्जी को बनाने में बहुत समय और खर्च होगा। अमेरिका ये बात समझ रहा है, इसी वजह से उसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस पर प्रतिबंध के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका में तेल और गैस के दाम 44% तक बढ़ चुके हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए वहां डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यानी कि डीपीए पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसके जरिए अमेरिका में क्लीन एनर्जी के उत्पादन पर काम शुरू होगा ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। डीपीए के तहत अमेरिका में धूप, हवा और बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का दावा है कि अगर उसने अब से इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया तो 2035 तक वो 90% क्लीन एनर्जी का उत्पादन कर पाएगा, जबकि अमेरिका के ही कुछ और विशेषज्ञों का कहना है कि इस काम में 2050 तक का समय भी लग सकता है। मतलब यह कि रूस के तेल और गैस के ब्लैकमेलिंग के खेल को बिगाड़ने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे और तब तक उसे यूं ही परेशान होते रहना होगा, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तो मदद नहीं लेगा, उल्टा वो यूरोप और नेटो के बाकी सदस्यों को भी रूस से तेल और गैस लेने से रोक रहा है। लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश बाइडेन की बात मानने के मूड में नहीं है। जर्मनी भी अब तक रूस से आयात रोक नहीं पाया है। उसके वाइस चांसलर ने तेल और गैस के लिए पुतिन को पानी पी पी कर कोसा जरूर, लेकिन वहां से आयात पर ब्रेक नहीं लगाया। कहा तो यह भी जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदा है। मतलब साफ है कि इन देशों के पास रूस से ये चीजें लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी का उत्पादन शुरू होने के बाद इस पर थोड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि यही एक हथियार है जो आने वाले समय में उनका सहारा बनेगा और उन्हें तेल और गैस के संकट से उबारेगा। ऐसा नहीं है क्लीन एनर्जी के बारे में पहले कभी बात ना हुई हो, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद जो हालात बने उसने लोगों को इसकी अहमियत समझाई, जबकि इससे पहले लोग इसकी अहमियत जानते तो थे लेकिन मानते नहीं थे। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेहिसाब बाढ़ आ रही है, प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए किसी न किसी तरीके से जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल, जिनसे निकलने वाले धुएं ने नेचुरल साइकिल पटरी से उतार दी। ये सब जानने के बावजूद दुनिया भर के देश फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन यूक्रेन में जंग के बाद जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। पुतिन की शातिर चाल से ये संकट और गहरा चुका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से दुनिया भर के देशों को यह समझ में आ गया है कि उन्हें ऊर्जा उत्पादन के प्राकृतिक तरीकों की ओर मुड़ना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि खबर है कि जर्मनी ने पुतिन के तेल का खेल बिगाड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया। और ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने दावा किया कि इस प्लान के तहत जर्मनी क्लीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिसके लिए वहां की इमारतों की छतों पर सोलर एनर्जी के लिए पैनल लगाए जाएंगे और कम ऊर्जा की खपत करने वाली तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जर्मनी बिजली बनाने वाले प्लांट में जियोथर्मल एनर्जी यानी जमीन के अंदर मौजूद एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। असल में जर्मनी अब भी अपनी गैस की जरूरत के 40% हिस्से के लिए रूस के भरोसे है और उस पर यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस से गैस नहीं खरीदने का भारी दबाव है, जिसके बाद जर्मनी ने तेल और गैस की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्लान तैयार किया। हालांकि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन ग्रीन पीस ने जर्मनी की इस योजना पर सवाल उठा दिए
और एक स्टडी के आधार पर दावा किया कि जर्मनी फिलहाल रूस की गैस पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पाएगा। यही नहीं, ग्रीन पीस के मुताबिक जर्मनी को इस साल रूस को गैस के लिए करीब 1760 करोड़ यूरो, मतलब भारतीय रुपयों में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। उधर 2.5 महीने से ज्यादा वक्त से रूस के हमले का सामना कर रहे ज़ेलेंस्की ने 75वें कैन फिल्म फेस्टिवल को संबोधित किया। उनके वीडियो संदेश के साथ इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। और जैसे ही ज़ेलेंस्की वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन पर नजर आए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने खड़े होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने रूस के साथ चल रही जंग का जिक्र करते हुए अंत में यूक्रेन के ही जीतने की बात कही। Ми це ніколи не забудемо, бо це навіть не пекло. Війна не пекло, війна це війна, а пекло це пекло. यही नहीं, अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर का भी नाम लिया और इसके जरिए उन्होंने इशारों में पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कैन फिल्म फेस्टिवल में मौजूद लोगों को रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुरे हालात के बारे में भी बताया। ज़ेलेंस्की का वीडियो संदेश जैसे ही खत्म हुआ, वहां मौजूद लोगों ने एक बार फिर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। इस बीच रूस की सेना ने दावा किया कि उसने ज़ापोरिज्जिया में उसकी एक यूनिट पर बड़ा हमला करने आए यूक्रेन की सेना के काफिले को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसकी सेना की एक यूनिट पर हमले के लिए यूक्रेन की सेना की 2 बटालियन भेजी गई, जिनमें कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों सैनिक शामिल रहे। लेकिन यूक्रेन की सेना का यह काफिला रूस के ड्रोन की नजरों से नहीं बच सका और ड्रोन से सटीक जानकारी मिलते ही रूस की सेना ने जोरदार हमला बोल दिया। रूस ने यूक्रेन की सेना के काफिले पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से भीषण हमला किया। ड्रोन से गिराए गए बमों ने यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को एक एक करके नेस्त नाबूद करना शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रोन से गिराए गए बम अपने निशाने पर लगते, वो आग के गोले में बदला दिखाई देता। जबकि रूसी सेना के टैंक से बरसाए गए गोलों ने भी यूक्रेन की सेना में खलबली मचा दी। तस्वीरों में दिखाई दिया कि जिस इलाके में यूक्रेन की सेना पर यह हमला बोला गया, वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। और यही वजह रही कि खुले में मौजूद यूक्रेन की सेना के टैंक और सैनिक रूसी सेना के ड्रोन और टैंकों का शिकार बनते रहे। ड्रोन से ली गई हमले की तस्वीरों में वहां के एक बड़े इलाके में जगह जगह तेज धमाकों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जबकि हमले के बाद की तस्वीरों में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह जली और टूटी फूटी नजर आईं। कई टैंकों के तो परखचे उड़े दिखाई दिए। रूस ने इस हमले का वीडियो जारी करके दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना के 26 टैंक तबाह कर दिए और उसके करीब 100 सैनिकों को मार गिराया। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने अलग अलग शहरों में हमले के दौरान कई स्कूलों को भी निशाना बनाया। हालांकि पुतिन के सैनिक ये दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने अब तक कहीं भी ऐसा हमला नहीं किया जो युद्ध अपराध के दायरे में आता हो। और सैन्य ठिकानों के अलावा उन्होंने किसी और इमारत को अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन के सैनिकों ने इस युद्ध में सारी सीमाएं तोड़ दी और तबाही मचाने के जुनून में उन्होंने न केवल रिहायशी इलाकों पर भारी बमबारी की, बल्कि कई स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया। चर्नीव इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां भीषण बमबारी से एक स्कूल का नामो निशान मिट चुका था। बच्चों की क्लास, खेलने वाली जगह और स्कूल की इमारत सब कुछ तहस नहस दिखाई दी। स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर का दावा है कि उन लोगों ने रूसी हमले से पहले ही स्कूल की खिड़कियों और छत पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए थे, जिन पर स्कूल में बच्चों के होने की बात लिखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद रूस के जंगी विमानों ने वहां बम बरसाए, जिससे भारी तबाही मच गई। Якщо це кидалась бомба, вони бачили, що це школа, правильно? Якщо це були якісь гради, то вони... बताया गया कि इस हमले में वहां स्कूल की टीचरों के अलावा कुछ बच्चों की भी मौत हो गई थी। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। ज्ञानवापी केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कुछ है, ये हम आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे सुनवाई होनी है। इस वक्त की ताजा खबर ये अपडेट कर रहे हैं इस वक्त हम आपको। ज्ञानवापी केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। अब कल ये सुनवाई होनी है। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे यानी कल दोपहर 3 बजे ये सुनवाई होनी है। इस वक्त की सबसे ताजा खबर, ज्ञानवापी केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां
कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञान वापी पर सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। 70 पेज की रिपोर्ट में 14 में से 16 मई की यानी 3 दिनों तक किए गए सर्वे की पूरी डिटेल है। लेकिन इस बीच अब कल तक कहा सबको इंतजार होगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे सुनवाई होनी है। एहतेशाम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, अपडेट कीजिए इस खबर को। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें 2 जगह मुख्य है। वाराणसी की जो निचली अदालत है, वाराणसी के अदालत में मुकदमा चल रहा है, निचली अदालत में, जहां पे आज दिन भर कार्रवाई होनी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लिया गया था, अर्जेंट मेंशनिंग की गई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि जो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं वो बीमार हैं, वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये आदेश दिया है कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उसको फिलहाल रोक दिया जाए। उसमें किसी भी तरह की कार्रवाई या कोई आदेश निचली अदालत नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से यहां पर अभी ये चिंता जताई गई और ये कहा गया कि रोज दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई याचिका आ जा रही है, इसलिए निचली अदालत की कार्रवाई को रोका जाए।